नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के बारे में समझने से पहले आपको दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रम। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यानी को फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस। बहुत ही जनरल बात है लेकिन एग्ज़ाम में इनसे सवाल आते हैं। भौतिक प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों पर ऐसे ले लेते हैं, जैसे बर्फ़ से क्या बना, जल, तो जल से वापस क्या बन सकता है, बर्फ़। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। और भौतिक प्रक्रम या फिजिकल चेंजेज में जो एग्जाम्पल है वो है अवस्था परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की खास बात दोस्तों ये भी है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलग अलग बुक में आप अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बर्फ में जो है उसमें भी H2O ही है और जल भी क्या है, H2O। बर्फ से जल बना, अवस्था परिवर्तन हुई, लेकिन जो रासायनिक सूत्र है वो H2O ही है। कांच की बोतल आपके पास है, वो टूट गई तो भी मिला क्या, कांच ही मिला, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अवस्था परिवर्तन जितनी भी होती है, गलन, क्वथन, संघनन, सब किस में आती है, भौतिक प्रक्रम में। रासायनिक प्रक्रम, केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से वापस दूध नहीं बनेगा। इसमें नया पदार्थ बनता है। सिंपल सी बात है, पहले दूध था, अब नया गुण वाला नया पदार्थ बना है दही। हाफ ईटन एप्पल, आधा एप्पल आपने खा लिया, बाद में वो ब्राउन हो जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक प्रक्रम का, रासायनिक परिवर्तन का। एग्जाम में अवस्था परिवर्तन, एप्पल वाला, दूध से दही। एक एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता, मोमबत्ती। दोस्तों ये रही मोमबत्ती, आपने इसको जलाया, जलाने पर दो चीज़ें हुई। जलना जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो है कंबस्टन या दहन। और वो जो है वो कौन सा प्रक्रम है, केमिकल चेंजेज है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन इस जलने के दौरान यहाँ से मोम पिघल पिघल के नीचे जमा हो जाता है। तो पहले भी मोम ही था, पिघलने के बाद भी मोम ही है। तो इस मोमबत्ती या मोम का पिघलना कौन सा प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रम। तो मोमबत्ती के जलने में जलना जो है वो रासायनिक और मोम का पिघलना कौन सा है, भौतिक प्रक्रम। आपको क्लियर है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एग्जाम में उनसे कैसे सवाल आते हैं, एग्जैक्ट वही बातें कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रियाएं एक तरीके से रासायनिक प्रक्रम ही है, केमिकल चेंजेज ही है। जैसे दूध अभिकारक है, उससे बना दही उत्पाद है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ये जो एरो है इसके लेफ्ट में जो है वो रिएक्टेंट और राइट में जो है वो क्या होंगे, प्रोडक्ट। अभिकारक से उत्पाद बनने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इनके डेफिनेशन देखिए, अभिकारक या रिएक्टेंट वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक। प्रोडक्ट या उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए गुणों वाले नए पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्पाद। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें अभिकारक किसमें बदल जाता है, उत्पाद में, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों एक और वर्ड है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद है उनको उनके प्रतीक, उनके सिंबल और उनके फॉर्मूला की सहायता से अगर लिखा जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके जल का निर्माण किया, ये मैंने ऐसे लिखा। अब इसको अगर सूत्रों के द्वारा लिखा जाए तो ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। और ये बैलेंस भी है, इसलिए संतुलित समीकरण। उसके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, इनके बारे में बात करने से पहले ये जनरल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
इनकी जनरल डेफिनेशन, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अभिकारक और उत्पादों को प्रतीक और सूत्रों की सहायता से लिखना क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम कुछ बातें होगी, जैसे कोई अभिकारक या उत्पाद ठोस है तो उसको स्मॉल एस से, कोई अभिकारक या उत्पाद लिक्विड है तो स्मॉल एल से, गैस है तो जी से। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है तो ऐसे पीपीटी लिखा हुआ होगा। जिस भी यौगिक या कंपाउंड का प्रेसिपिटेट बना है उसको नीचे एरो से दिखाया जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर अभिक्रिया में गैस बाहर निकलती है तो ऊपर तीर से दिखाई जाएगी। अगर अभिक्रिया में कोई जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो ए क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई अम्ल या क्षार सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो CONC डॉट से, और डाइल्यूटेड या तनु है तो DIL डॉट से। हीट का जो साइन है वो ट्रायंगल का होगा। कोई उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको अबाव एंड बिलो द एरो, इस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। कोई उत्प्रेरक हो, दाब हो, ताप हो, या नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो। एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन बनता है। मैग्नेटाइट आयरन का ऑक्साइड है। पहली बात तो दोस्तों इस समीकरण को देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि आयरन जो है वो साधारण जल से नहीं, गर्म जल या जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ी थी, वो बात क्लिक होनी चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया या इसको ऐसे शब्दों में लिखा जाए तो इसको वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण कहते हैं। आयरन का सूत्र है Fe, जल का H2O, मैग्नेटाइट का Fe3O4 और हाइड्रोजन का H2। दोस्तों याद रखें, मैग्नेटाइट वही मैग्नेटाइट है जिससे बाद में चुंबक बना, इसलिए इसको प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। मैग्नेटाइट, तो अगर आइट हट गया तो इसी से क्या बना, मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला भी यही है। अगर इस रिएक्शन को बोलेंगे असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। दोनों तरफ अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसलिए कंकाली समीकरण। अब Fe देखो सॉलिड है S, ये गैस फॉर्म में है H2O क्योंकि जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट आयरन का ऑक्साइड सॉलिड है, और हाइड्रोजन अभिक्रिया, हाइड्रोजन जो है वो गैस है और गैस बाहर निकल रही है, इसलिए ऊपर एरो। इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया गया है, और संतुलन जो है वो हिट एंड ट्रायल विधि से होता है, कोई बेसिक मेथड नहीं है। आप ट्राई करते रहो, इधर जितने आयरन हैं उधर उतने ही आयरन होने चाहिए। तो देखिए इधर कितना हो गया, 3, 4 दूने 8, तो हाइड्रोजन 4 दूने 8 और ऑक्सीजन 4, तो ये भी 4, अभिक्रिया संतुलित। बस दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर होने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया संतुलन जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, और द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया ये आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए। इस वैज्ञानिक का नाम अपन केमिस्ट्री के सभी वीडियो में लगभग लेते आए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया आपको सोचना है। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से होती है क्योंकि ये कम क्रियाशील है। अगर बैलेंस नहीं है तो कंकाली समीकरण। मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला है Fe3O4, वो शब्द समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया में इस तरीके से अगर कोई उत्प्रेरक, टेम्परेचर, प्रेशर हो तो इस एरो के ऊपर या नीचे। बाकी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। ये थी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने या उससे जुड़ी हुई बातें। संतुलन करना भी कई बार पूछा जाता है। तो संतुलन करना दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, यूँ कह सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार लोग उसको भी तरीके से, है ना, बस एक चीज़ याद रखना है दोस्तों संतुलन करने में। सपोज करें इस अभिक्रिया का संतुलन करना है तो जो भी है उसको बॉक्स में बंद कर दो। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि आप किसी भी अभिकारक या उत्पाद का प्रतीक या सूत्र बदल नहीं सकते। उसके बाद देखो आयरन इधर कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 3, आपने 3 कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 4 लिखना ही पड़ेगा। इस चक्कर में हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पर 4 लिख दो और समीकरण संतुलित हो गई। बेसिक तरीका है, आप इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सोचते रहें, अभिक्रियाओं को सॉल्व करते रहें, आराम से आपको पता ही नहीं चलेगा कि समीकरण संतुलित करना भी कोई टफ बात है। तो अभी आप बेसिक चीज़ें हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। जितने मोलों की संख्या काम में आई है उतने ही मोल उधर जाने चाहिए। तो ये था रासायनिक समीकरण से जुड़ी हुई जानकारी। पहला जो प्रकार है केमिकल रिएक्शन का, इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर अगर एकल उत्पाद बनाएं तो इसे संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ के और जल का निर्माण कर दिए, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बिना बुझा हुआ चूना और जल बुझे हुए चूने का निर्माण कर दिए। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर दिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल सार है, वीक बेस है। तो ये दोनों संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दोस्तों 2 एग्जाम्पल याद रखने के बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम की नहीं, तो 2 मैंने आपको बता भी दिए हैं। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला दो तो बुझ जाएगा। लेकिन इस तरीके से सोचें, आप कंपटीशन के जब भी तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से सोचें कि 2 मैंने 2 बताए, 3 भी हो सकते हैं। 2 अभिकारक मिले और एक उत्पाद बनाए। तो अगर कोई रिएक्शन आपको, जैसे सपोज करें ऐसी रिएक्शन दे रखी है और फिर आपसे पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, तो उसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात उत्पाद है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद एकल हो, सिंगल हो, तो वो अभिक्रिया 101% संयोजन अभिक्रिया होगी। बाकी 2 एग्जाम्पल आप याद भी रखें। वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब मैंने बात की है वियोजन अभिक्रिया में आपको क्या ध्यान देना है, एकल शब्द। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन जल में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर एनोड और कैथोड होगा। ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी, एनोड पर। हाइड्रोजन का मैंने आपको हमेशा ही कहा है, H के थप्पड़ मारू खींच के, हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर। इसको प्रॉपर आप याद ही रखें। लेड नाइट्रेट कलरलेस यौगिक है, कंपाउंड है। मैंने आपको बोला था तीर के ऊपर अगर ऐसे त्रिभुज हो तो ताप या गर्म करना, और अगर ऊष्मा दी जा रही है तो याद रखें, आपको पता है ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। और वैसे भी वियोजन अभिक्रिया तोड़ने के लिए जनरली जो है किसका इस्तेमाल होगा, ताप का। लेड ऑक्साइड येलो कलर का बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भूरे रंग की गैस होती है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की गैस बनती है। वो कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। बैलेंस भी है, ये सॉलिड गैस और विद्युत अपघटन है। ये तापीय अपघटन है और ये विद्युत धारा द्वारा अपघटन जो है विद्युत अपघटन। अगर तापमान द्वारा तो तापीय अपघटन, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन। याद करो दोस्तों, अगर इस विद्युत धारा की जगह प्रकाश होता तो उसी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से निकलती है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अभिकारक 1 है और उत्पाद 2 या 2 से ज़्यादा। रिएक्शन में आपको ये देखना है 4 ऑप्शन में
कि अभिकारक क्या एक है क्या? अगर एक है तो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, मुर्गी के अंडे का कवच, ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना, तापीय अपघटन के द्वारा बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है जब आग शॉर्ट सर्किट या विद्युत सर्किट में कोई प्रॉब्लम की वजह से लगी है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है सनलाइट के द्वारा Ag और किस में Br2 में। याद करो दोस्तों, Br2 ब्रोमीन जल एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए नाम ही क्या रख दिया गया Br2। कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है असंतृप्त है उसका पता लगाने के लिए ब्रोमीन जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो रिएक्शन के बारे में अपन ने बात की है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। आगे वाले जो अभिक्रिया के प्रकार है उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि कोई एक एलिमेंट एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दें या विस्थापित कर दें तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। यदि कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दें, हटा दें, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर उनको अपन फोकस करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या याद में होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी, जो पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताई है। सक्रियता श्रेणी ये देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मैंने पूरी टेबल बना दी है। जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा सक्रिय और जो सबसे नीचे हैं वो कम सक्रिय। तत्वों को या धातुओं को उनकी सक्रियता के एक क्रम में, ऑर्डर में या ऊर्ध्वाधर पंक्ति में, है ना, और घटते क्रम में आएंगे, है ना, तो ये क्या कहलाएगी? सक्रियता श्रेणी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है अच्छे से तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, आयरन कॉपर सल्फेट, रिएक्शन हुआ आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर। दोस्तों जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा सकता है। आयरन ये देखिए और ये रहा कॉपर। आयरन ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए इसने कॉपर को हटाया और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर बाहर हो गया। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि कॉपर सल्फेट जो नीला कलर था उसमें आयरन की एक छड़ रख दें तो थोड़ी देर बाद वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि आयरन की छड़ से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देते हैं और ये ग्रीन कलर का हो जाता है। क्लियर है बात दोस्तों? तो विस्थापन अभिक्रिया से पहले क्वेश्चन तो ये कलर चेंज वाले आपसे पूछे जाएंगे। ये मैंने लिखा भी है, रंग में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले, अगर आप देखेंगे तो। ये देखो, दूसरा है रिएक्शन कंप्लीट करने से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज करें यहाँ से ये रिएक्शन आपको दे दी, अब आगे क्या बनेगा? और फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान है। ये कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको ऐसी रिएक्शन दे दी, रिएक्शन कंप्लीट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे? जैसे आपके पास यहाँ कॉपर है और यहाँ दे दिया आयरन सल्फेट। जो बच्चे रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं उनको लगेगा कि यहाँ कॉपर सल्फेट, आयरन बाहर, लेकिन याद रखें ये रिएक्शन आगे कंप्लीट होगी ही नहीं, क्योंकि देखो कॉपर कम क्रियाशील है, वो ज़्यादा क्रियाशील आयरन को नहीं हटा सकता। तो रंग में परिवर्तन और ऐसे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कंप्लीट होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड बातें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपसे पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है फिर वही, अगर लेड या पीबी, कॉपर क्लोराइड जो ग्रीन कलर का है, पीबी कॉपर को हटा देगा और लेड क्लोराइड या PbCl2 बना देगा जो कलरलेस है और कॉपर बाहर। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, याद रखें, वही रंग में परिवर्तन से संबंधित और रिएक्शन कंप्लीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर की छड़ को अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट जो कलरलेस है
उसमें डुबोने पर कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का हो जाएगा और Ag बाहर, क्योंकि कॉपर जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है Ag से। याद रखें ये वही सिल्वर नाइट्रेट है जो अमिट शाही चुनाव के समय लगाने वाली जो शाही है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, AgNO3, बस उसमें कलर और ये सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होगा। इसमें भी वही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, रंग में परिवर्तन क्यों हुआ और रिएक्शन कंप्लीट। ध्यान रखें ज़्यादा क्रियाशील ही कम क्रियाशील को विस्थापित कर पाएगा। एक और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन और सभी एग्जामों में पूछा जाता है, अगर कोई मेटल कोई धातु अम्ल से एसिड से रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। कई बार तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो आपको जवाब देना है हाइड्रोजन। मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। यहाँ पर देखिए आयरन HCl FeCl2 और क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, सपोज दैट आपको ऐसा बोल दिया कि कॉपर की रिएक्शन किससे करवा दी, सल्फ्यूरिक अम्ल से। जल्दबाजी में कहीं आप ऐसा नहीं कर दें कि ये लो बिल्कुल आसान रिएक्शन है और हाइड्रोजन गैस बाहर। अगर आप ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, हाइड्रोजन उससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दोस्तों आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस अप्रोच के साथ पढ़ना है ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो। और यहाँ पर अपन डेफिनेशन या कोई थ्योरेटिकल एग्जाम के रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, और फिर भी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है। यदि कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दें, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कलर भी अगर आप इन 3 रिएक्शन के तो याद ही रख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। एक और बात, इस तरीके से भी क्वेश्चन, आयरन सल्फेट को एल्यूमिनियम के बर्तनों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्या कारण है? इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आयरन और ये देख लीजिए एल्यूमिनियम। अब अगर आयरन सल्फेट को एल्यूमिनियम के बर्तनों में रख देंगे तो एल्यूमिनियम तो ज़्यादा क्रियाशील है, वो आयरन सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा। सिंपल वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सक्रियता श्रेणी, कॉन्सेप्ट सभी में वही है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट क्या है, सक्रियता श्रेणी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात अभी मैंने आपको बताई है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेटिव टेस्ट ये है कि अगर जलती हुई मोमबत्ती पर परखनली के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड या चिटकने की आवाज़ आएगी। यहाँ से मैंने एक और क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जितनी भी धातुएं हैं वो क्या करेंगी, अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेंगी, लेकिन यहाँ पर देखो कॉपर नहीं निकाल रहा है, लेकिन एक अम्ल है HNO3। ये अम्ल किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्या कारण है कि HNO3 किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता? इसका रीज़न है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जो आपके पास कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। और ऑक्सीकारक क्या होते हैं दोस्तों, जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें। सांद्र HNO3 के साथ किसी भी धातु की आप रिएक्शन करवाएंगे, धातु अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? सपोज करें आपके पास ये एक परखनली है, इसमें HNO3 भरा हुआ है, जैसे ही आपने इसमें कोई धातु मिलाई, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर भी एक बार बनेगी गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। लेकिन ये HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, ये इस हाइड्रोजन गैस के साथ किसको जोड़ देता है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देता है कौन, HNO3 ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जो हाइड्रोजन निकलने वाली थी अब वो जल में कन्वर्ट हो गई। तो सांद्र HNO3 के साथ ज़्यादातर धातुएं हाइड्रोजन गैस नहीं देती, सिवाय किसके, 2 ऐसी धातुएं हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज,
जो इस HNO3 के साथ भी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस देती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है दोस्तों। ये रिएक्शन तो आप याद ही रख लें, आयरन ऑक्साइड 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन लिक्विड अवस्था में और ऊर्जा बाहर निकलेगी। दोस्तों ऊर्जा इतनी बाहर निकलती है कि जो आयरन निकलेगा वो तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ने किसको हटा दिया, आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है आयरन से। क्लियर है? तो एल्यूमिनियम ने आयरन को हटाकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इस रिएक्शन में सबसे खास बात यह भी है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। बड़ी मशीनों की दरारों को भरने में, लोहे की जो मशीनें हैं उनको, और रेल की पटरियों को जोड़ने में थर्मिट अभिक्रिया का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में अगर अब बात करें, इसमें देखो आयरन जो ऑक्साइड था वो किस में बदल गया, आयरन में, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है, अपचयन, तो Fe2O3 का तो क्या हो गया, अपचयन, और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण और Fe2O3 का क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बारे में अपन आगे और बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड अगर आप ये अप्रोच रखने वाले हैं दोस्तों, कोई सी भी बुक आप पढ़ें, किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, एक बार आप बोर्ड पर लिखी हुई बात को अच्छे से याद रखें, कॉन्सेप्चुअल सोचें, एक एक बात एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थी दोस्तों विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, यही विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे किस अप्रोच से क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। आप इसको बड़े ध्यान से देखें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया के बाद अपन बात करते हैं द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, दो जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उनमें आयन एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन अगर किसी रिएक्शन में होते हैं तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, देखो पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर रिएक्शन में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन करवाई, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट या अवक्षेप और NaNO3 अलग हो गया। तो दोस्तों यही तो हुआ, आयन एक्सचेंज हो गए, ये वाला आयन यहाँ चला गया और ये वाला आयन यहाँ आ गया, एक्सचेंज ऑफ आयन। ये जो अवक्षेप शब्द है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी रिएक्शन में अगर अवक्षेप को बताना है तो एरो नीचे होना चाहिए। प्रेसिपिटेट या PPT, इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच रिमेन एट द बॉटम। रिएक्शन में गैस बाहर निकलती है इसलिए ऊपर तीर, और ये नीचे पैंदे में जम जाता है इसलिए नीचे एरो से डिनोट करते हैं। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अगर रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनाएगा और NaCl, इसमें भी वही हो जाएगा, NaCl जो है यहाँ और सल्फेट इधर आ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन। कुछ मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर रिएक्शन है और इनके बाहर एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिए। बहुत सेलेक्टेड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, सारी बातों को ध्यान में रख के वही रिएक्शन, बेरियम सल्फेट का वाइट PPT, AgCl का भी वाइट PPT प्रेसिपिटेट। कॉपर सल्फेट जो है H2S गैस उसमें प्रोवाइड की तो ब्लैक PPT बना कॉपर सल्फाइड का और H2SO4 यहाँ पर प्राप्त हुआ। ऐसे लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से ये क्या बन गया, लेड आयोडाइड, येलो PPT और KNO3 बाहर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 रिएक्शन अपन ने देखी है, 2 वाइट PPT, एक ब्लैक और एक येलो PPT या अवक्षेप के द्वारा। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने एक बार बात की थी कि अवक्षेपण क्या है,
क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया बहुत तेजी से हो जाती है, वास्तव में यही प्रेसिपिटेशन है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच रिमेन एट द बॉटम, प्रखनली के पेंदे पर अविलेय पदार्थ जमा हो जाते हैं, इन्हें अवक्षेप कहते हैं। और कुछ अवक्षेपण अभिक्रियाएं यहाँ पर, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही जनरली या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही जनरली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें ही अवक्षेपण या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो अलग से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 4 एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट रिएक्शन के हैं। इसी बात को अपन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरिजन में अपन बात करें, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, सिंपल अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बहुत बार सिंपल से सिंपल एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। एक एग्जाम्पल लिया है, HCl की अभिक्रिया NaOH से करवा दी, NaCl और क्या बन गया, जल। क्लियर है दोस्तों। अब आपको पूरी बातें अगर आप ध्यान से देखें तो HCl के बारे में पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा, नमक, H2O, हर एक के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसी रिएक्शन को इस तरीके से याद करें। देखो मैंने खाली जगह छोड़ी है, क्षार से अभिक्रिया करवाई, लवण और जल बन गया। तो क्या ऊपर वाली रिएक्शन से आइडिया लग गया कि ये जो खाली जगह में है वो है अधातु ऑक्साइड, और अधातु ऑक्साइड अगर क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, अम्ल। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, लेकिन जनरल जो बात है वो बता रहे हैं अ से अधातु और अ से अम्लीय। इसी बात को उदासीनीकरण रिएक्शन को ही अपन ने ऐसे देखा है, अम्ल, खाली जगह में धातु ऑक्साइड, लवण और जल। अब ध्यान रखिए अम्ल के साथ कौन रिएक्शन करेगा जब लवण और जल बनेगा, तो सिंपल सी बात है क्षार। तो धातु ऑक्साइड की नेचर भी क्या होगी, क्षारीय। 2 ऐसे मेटालिक ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैंने उदासीनीकरण रिएक्शन क्यों बताई है, Cl यहाँ पर चला गया और OH यहाँ पर आ गया। आयनों का आदान प्रदान कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। 2 धातु ऑक्साइड ऐसे हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो। फिर भी बहुत जनरल जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस वे में पूछे जाते हैं। 2 अभिकारक है, उत्पाद अगर एकल बना है तो जुड़ गए, संयोजन अभिक्रिया। अगर एकल अभिकारक है, टूट के 2 या 2 से, तो वियोजन। ए ने सी और डी साथ थे, इसने क्या किया, सी को हटा दिया, खुद आ गया, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए और बी और सी और डी साथ थे, हुआ क्या, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर सी आ गया, एक्सचेंज ऑफ आयन, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में किस तरीके से सवाल, 2 ऐसे ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी नेचर के होते हैं, मतलब ये क्षार और अम्ल दोनों की तरह काम करते हैं। अगर सामने वाला पदार्थ अम्ल है तो ये क्षार की तरह, सामने वाला अगर क्षार है तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, वो इस बारे में मैंने आपको बताया है। बड़े ध्यान से इसको देखिए दोस्तों। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। एग्ज़ाम में इनसे भी बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ आप यहाँ पर देखिए। पहला है ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन या उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, या इलेक्ट्रॉन का त्यागना। बच्चे तो परिभाषाओं को ऐसे रट्टा ही मारते हैं। आप एक एक बात एग्जाम्पल के साथ समझते रहिए, और दोनों में कन्फ्यूज़न और रहते हैं। अभी आपको क्लियरिटी के साथ पता लगेगा। सोडियम था
प्लस में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीकरण। जो भी होगा अभिकारकों का होगा। दूसरा है ऑक्सीजन या अन्य किसी रेनाइन का जुड़ना। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। वैसे तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जलता किसी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन और सफ़ेद रंग का पाउडर MgO बनता है, जिसको पानी में डाल के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी pH 10 होती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, अब देखो मैग्नीशियम किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दोस्तों ये देखना ज़रूरी है कि चीज़ें किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा, Cl, और क्लोराइड क्या है, रेनाइन है, और ये इसके साथ जुड़ा, तो इसमें भी मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, आपके पास HCl है, हाइड्रोजन और क्लोराइड दो गैस बाहर निकली। HCl से जब क्लोराइड गैस बनी है तो बाहर कौन निकला है, हाइड्रोजन। इस कंडीशन में HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। प्रॉपर आपको बताया होगा, अगर यही बात इसके लिए बोली जाती तो आंसर कुछ और होता। धनावेश में वृद्धि, पहले +2 था, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकला, +3 हो गया, ऑक्सीकरण हो गया किसका, Fe+2 का। ऋणावेश में कमी, दो क्लोराइड आयन थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन बाहर करके दोनों आपस में जुड़ गए, क्लोरीन गैस बन गई। पहले ऋणावेश था, अब नहीं है, तो कमी हो गई। ये सारी बातें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन से संबंधित है। इसका वाइस वर्सा या अपोजिट जो है, अपचयन या रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, जर। सोडियम प्लस था, देखो आप देखिए इसका जस्ट अपोजिट, सोडियम प्लस था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सोडियम बन गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। हाइड्रोजन या अन्य धनायन का जुड़ना, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, जल। ऑक्सीजन से जल का निर्माण कब हुआ, जब हाइड्रोजन जुड़ी। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि उसके साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। क्लोराइड किस में बदल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड में। ये बात कब हुई, जब इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा, मैग्नीशियम धनायन है तो वो उसके साथ जुड़ा। या यूं कह सकते हैं विद्युत ऋणायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कौन है, विद्युत धनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या है, अपचयन। ये देखो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल से जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या हो गया, अपचयन। धनावेश में वृद्धि, कमी। सोडियम प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो प्लस भी गायब, सोडियम आ गया, धनावेश में कमी। ऋणावेश में वृद्धि, क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और ऋणावेश वापस आ गया। ये जो है इसका जस्ट अपोजिट ये है। क्लियर है। एक सिंगल बात अगर आप याद रखेंगे, दूसरी अपने आप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ये तीन बातें आपको याद रखनी हैं। ये दोनों बातें ऊपर वाली बात से ही रिलेटेड है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अपोपचय अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हीं से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आते हैं। सवाल किस तरीके से आते हैं उससे पहले मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताया है क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अपचयन, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी। और देखिए क्लोराइड से क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जब क्या जुड़ा, मैग्नीशियम, और विद्युत धनायन आयन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना दिए, जल बना दिए, वाटर बना दिए। अब इसमें आपको देखना है हाइड्रोजन किस में बदला, जल में। कब, जब ऑक्सीजन उसके साथ मिली, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन से जल बना है कब,
जब उसके साथ हाइड्रोजन मिली है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन। और एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन का। दोस्तों याद करिए, थर्मिट अभिक्रिया, ऊर्जा बाहर निकल रही है ऊष्माक्षेपी, एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेल की पटरियों को जोड़ने में काम में आने वाली भी, इतनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है कि आयरन जो है वो तरल अवस्था में होता है। आयरन जो ऑक्साइड था हेमेटाइट, वो किस में बदल गया, आयरन में। कैसे बदला होगा, जब इससे ऑक्सीजन बाहर निकली होगी, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में अपचयन किसका हुआ है, आयरन ऑक्साइड का। दोस्तों याद रखें, जो कुछ भी ऑक्सीकरण या अपचयन होना है वो अभिकारकों के बारे में आपको बताना है। पहले एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखें, थर्मिट अभिक्रिया के लिए एक और बात, ये रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। पेड़ पौधे अपना खाना खुद जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की संतुलित अभिक्रिया आपके सामने है। 6 CO2 12 H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित क्लोरोफिल, ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु। ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो ग्लूकोज में बदल गया, तो कौन जुड़ा उसके साथ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अपचयन किसका होता है, CO2 का, और जो जल था वो किस में बदल गया, ऑक्सीजन में। इसका मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल गई, और हाइड्रोजन का जो बाहर निकलना है वो क्या होगा, ऑक्सीकरण। जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण है। एक और बात, जल के ऑक्सीकरण से ही कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त होती है, वरना तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। तो प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नीचे वाली रिएक्शन को भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और जल में। कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया, कॉपर में, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन। पहले हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में आपसे रिएक्शन देके पूछा जाता है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें साथ में आपको बताएगा भी सही, रिएक्शन में भी आपको आइडिया लग जाएगा। और जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताई है एग्जाम के पर्पज से, वही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछी गई अभिक्रियाएं हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। उपचयन, अपचयन और अपचय या रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों, एक एक बात सीधा थ्योरेटिकल, सीधा आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें किसका अपचयन होता है, CO2 का, किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का। थर्मिट अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण किसका होता है, एल्यूमिनियम का, और अपचयन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है, हेमेटाइट का, आयरन ऑक्साइड का। इसी टॉपिक से जुड़े हुए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल उनको कैसे सॉल्व करना है, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये थर्मिट रिएक्शन अब आपको याद ही हो गई होगी, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। लेकिन जो पैटर्न है वो आप इस तरीके से रखें, आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, नीचे ऑक्सीकारक लिख दें, अपचयन और नीचे अपचायक लिख दें। एक रिएक्शन में मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस रिएक्शन में आप पहले ऐसे बना लें, ये आयरन ऑक्साइड किस में बदल गया, आयरन में, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन या अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, जिसको हेमेटाइट कहते हैं। फिर देखिए आप, एल्यूमिनियम किस में बदल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन जो जुड़ना है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है? एल्यूमिनियम का। बिल्कुल क्लियर है, रिएक्शन आपने देखी। ऑक्सीकरण के नीचे ऑक्सीकारक, अपचयन के नीचे अपचायक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहले आप इस तरीके से बना लें और ऐसे लिख दें, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये देखिए बहुत ही आसान, कंफ्यूज हो ही नहीं सकते आप। ये देख लीजिए। अब इस पूरी रिएक्शन में एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछे, सपोज दैट आपसे पूछा इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट। अपचायक कौन है? एल्यूमिनियम। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का। अपचयन किसका हो रहा है? आयरन ऑक्साइड का। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसका ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से आप करेंगे, कोई गलती नहीं होने वाली है। ऑक्सीकारक और अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन आपने पढ़ा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ उसको देखें। कारक मतलब कोई भी कार्य करने वाला, और आप दूसरों के लिए जो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी परिभाषा बनने वाली है। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, उन्हें क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जो दूसरों का क्या करेंगे? अपचयन, उनको क्या कहेंगे? अपचायक। और जो दूसरों का ऑक्सीकरण करें तो स्वयं का अपने आप क्या हो जाएगा? अपचयन। और जो दूसरों का अपचयन करें उनका स्वयं का अपने आप क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण और स्वयं का अपचयन हो जाता है ऑक्सीकारक, और वह पदार्थ जो दूसरों का अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं क्या कहलाते हैं? अपचायक। यहाँ पर भी वही है। क्लियर है? इसी बात को एक बार एक एग्जाम्पल से यहाँ देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड किस में बदल गया है? कॉपर में। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकली है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन या रिडक्शन। हाइड्रोजन किस में बदल गया है? जल में। ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। और अपचयन किसका हुआ है? CuO का। ऑक्सीकारक कौन है? CuO। और अपचायक कौन है? ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ देख लीजिए, इसमें ये किस में बदल गया? इसमें हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और क्लोराइड किस में बदल गया? इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। और उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ऑक्सीकरण किसका हुआ है? इसका। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है इसका मतलब क्या है? वो अपचायक। इस तरीके से आप सोचें। इसमें आप देख लीजिए, सोडियम किस में बदल गया? सोडियम ऑक्साइड में। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन किस में बदला है? सोडियम ऑक्साइड में। तो धनायन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन। कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है, प्राकृतिक उपचयन, नेचुरल ऑक्सीडेशन। दो ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं जिनमें होता है। एक है संक्षारण या कोरोजिन। संक्षारण धातुओं में, कोरोजिन इन मेटल। एंड विकृत गंधिता, खाने के अंदर। रेंसिडिटी ऑफ फूड। पहले अपन रेंसिडिटी ऑफ फूड के बारे में देख लेते हैं। जब भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, या खाने में बदबू और उसका स्वाद खराब हो जाए ऑक्सीजन से रिएक्शन की वजह से, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचने के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात, एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। दो प्रतिऑक्सीकारक, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन। क्लियर है? इन दोनों के पूरे नाम मैंने आपको बता दिए है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा तरीका है, उसको भोजन को टाइट कंपार्टमेंट में रखें। तीसरा यह है, जैसे चिप्स की जो थैलियाँ हैं उनमें क्या भरी रहती है? नाइट्रोजन, इनर्ट गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन नहीं। तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। किससे बचने के लिए? रेंसिडिटी ऑफ फूड से बचने के लिए। संक्षारण के बारे में अपन और बात भी करेंगे अभी आगे।
एग्जाम में किस तरीके की बातें होने वाली है दोस्तों, क्लियर कट आप इस तरीके से देखिए। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री आपको भले ही हार्ड लगे, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ते चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें, इनके नोट्स बनाएं और फिर आप किसी भी एग्जाम के पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस आ पाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देखें। आइए दोस्तों, आगे संक्षारण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स और उसके बाद प्राकृतिक उपचयन, नेचुरल जो ऑक्सीडेशन है उसके एग्जाम्पल विकृत, गंधिता और संक्षारण। संक्षारण के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से क्रिया करे नमी या मॉइस्चर की उपस्थिति में, तो उसके ऊपर धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है, इसे ही कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। सपोज करें ये धातु है, ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, बस ध्यान रखना है मॉइस्चर या नमी होना जरूरी है। जैसे आयरन के बारे में बात करें, आयरन ने 3 ऑक्सीजन XH2O और आयरन ऑक्साइड बना दिया जो लाल भूरे रंग का है, तो आयरन के ऊपर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है जो वास्तव में क्या है, आयरन का ऑक्साइड है। अगर ये संक्षारण किसके ऊपर हो, लोहे के ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे, जंग लगना या रस्टिंग कहेंगे। जंग लगना शब्द केवल लोहे के लिए इस्तेमाल होगा। संक्षारण के लिए वायु और नमी होना जरूरी है। बारिश के दिनों में नमी की वजह से ही ऐसा होता है। गर्मियों में कभी संक्षारण या जंग लगने जैसी बात नहीं होगी, क्योंकि वातावरण में नमी होती ही नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इस तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और केमिस्ट्री भी आपको बड़ी इजी लगने लगेगी। और साथ में कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको आइडिया हो तो पुराने लोग मधुमक्खी काटने पर लोहे की कील घिसकर लगाते थे। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, वास्तव में होता क्या था, कील पुरानी होनी चाहिए, और अगर पुरानी कील है, ये देख लीजिए, तो उस पर जंग लग चुका है, उस पर आयरन ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की परत बन चुकी है। किस रंग की, लाल भूरे रंग की। किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने काटा है, तो मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल, चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, इनमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और ये अम्ल की वजह से ऐसे जलन होती है, सूजन आती है। तो धातु ऑक्साइड ये कील के ऊपर है। अब क्या कह रहे हैं, पुरानी कील को घिसकर। अगर आप कील घिसेंगे इसका मतलब पुरानी है, नई कील नहीं लेनी है। पुरानी कील क्यों ले रहे हैं, ताकि उस पर जंग लगा हुआ हो, धातु ऑक्साइड हो। और घिसने पर ये धातु ऑक्साइड किससे क्रिया कर लेगा, घिसने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जल का। और फिर ये किसका निर्माण कर देता है, क्षार का। याद करो दोस्तों, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी थी, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो फिर ये जो क्षार है ये अम्ल से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देगा और आपको रिलीव कर देगा। मतलब पुराने लोगों के जो मेथड है वो भी बिल्कुल साइंटिफिक थे। साथ में आप इससे क्या सीख सकते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल है, पुरानी कील घिसने का मतलब आयरन ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय। ऐसे नॉर्मल चीजों को आप इस तरीके से देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एल्यूमिनियम के पात्र हैं, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी लूज साइन मतलब अपनी चमक खो देते हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक डल परत बना लेता है। इसकी वजह से उनकी शाइन कमजोर हो जाती है। कॉपर या तांबे के पात्र अगर आप देखें तो वो भी संक्षारण करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हरे रंग की परत बना लेते हैं। तांबे पर हरे रंग की, एल्यूमिनियम पर जो डल साइन आ जाएगा, और लोहे पर लाल भूरे रंग की। अगर आप तांबे के बर्तनों को तनु अम्ल से धोएं, सपोज करें नींबू से साफ करें, तो धोने पर वापस ये क्या होगा, हरा रंग हट जाएगा और वापस रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अगर तांबे के बर्तनों पर कोरोसिन या संक्षारण या वो जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना हरे रंग का, उसको हटाना है तो डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करें। यह देख लीजिए एक और बात,
तीन धातुएं हैं Ag, प्लेटिनम और Au। वैसे तीनों ही बहुत कम क्रियाशील, दो तो बिल्कुल अक्रिय धातु है और जब क्रिया ही नहीं करेगी किसी से भी तो संक्षारण प्रतिरोधी, कोरोजन रेजिस्टेंट होंगी। Ag का यूं जरूर है कि ये कई बार H2S गैस से क्रिया करके Ag2S नाम का ब्लैक कलर का सल्फाइड बना देती है, इसलिए इन दो, वैसे कहते तो तीनों कोई अक्रिय धातु है, लेकिन ये कई बार काले रंग का क्या बना लेती है, संक्षारण हो जाता है H2S गैस की उपस्थिति में। प्लेटिनम और लोहा बिल्कुल अक्रिय धातु है, वैसे तीनों को शामिल किया जाता है, इसलिए इनके गहने भी बनाए जाते हैं। अगर किसी धातु को संक्षारण से बचाना है तो पेंट करके, संक्षारण से बचने के उपाय ग्रीस या ऑयल लगाकर। एग्जाम के लिए काम का है यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। किसी धातु पर अगर जिंक का लेप किया जाए तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। धातु के ऊपर टीन और क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाए, क्योंकि टीन और क्रोमियम संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, तो उसके नीचे की जो धातु है वो भी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, संक्षारण से रिलेटेड तांबा, एल्यूमिनियम के बर्तन अपनी जो चमक है वो जल्दी क्यों खो देते हैं? तांबे के ऊपर जो संक्षारण की परत है वो हरे रंग की, तनु अम्ल से धोने पर वापस रेड ब्राउन, क्योंकि वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हट जाता है। बहुत सारे एग्जामों में तो तांबे पर जो कोरोसिन है वो संक्षारण है, उसमें हरे रंग की परत किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। आयरन ऑक्साइड, मधुमक्खी और उससे रिलेट करके मैंने आपको बताया टीन और क्रोमियम, गैल्वेनाइजेशन बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके से संक्षारण भी पूरी तरह क्लियर। विकृत गंधीता, रेंसिडिटी ऑफ फूड भी अपन बात कर चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों अपन ने ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन भी पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। दोस्तों, ऊर्जा के आधार पर जो अभिक्रियाओं के प्रकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे तो जहाँ जहाँ भी हमने रिएक्शन की बात की है उन सबको हमने क्या किया है वहीं पर क्लियर करते चले हैं, फिर भी एग्जाम को ध्यान में रखकर अपन इनको भी पढ़ रहे हैं। ऊष्मा या ऊर्जा का अगर अवशोषण किसी रिएक्शन में होता है तो वो है ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। कुछ रिएक्शन है जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये है जल का विद्युत अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली जो गैस है ऑक्सीजन, वो जल के प्रकाशिक अपघटन से ही प्राप्त होती है। इसमें भी ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए ये भी कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण खुद में सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल होता है, तो वो भी कौन सी है? ऊष्माशोषी। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को गर्म करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना और CO2, तो इसमें भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो जिप्सम है उसको गर्म करके POP और 1.5 H2O में तोड़ा जा सकता है, ये भी कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में Ag और Br2 में तोड़ दिया जाएगा। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली रिएक्शन है, बहुत सारे एग्जामों में इस्तेमाल हो चुका है। AgBr किससे संबंधित है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से। ऊष्मा अगर बाहर निकले तो ऊष्माक्षेपी। बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी एक एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम के क्वेश्चन को अपन ध्यान में रख रहे हैं। शरीर में होने वाले श्वसन में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कचरे के ढेर के सड़ने की जो प्रोसेस है वो उसको कहेंगे कंपोस्टिंग, और कंपोस्टिंग में भी ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए कचरे के ढेर के पास गर्मी महसूस होती है। थर्मिट अभिक्रिया दोस्तों मैंने आपको इतनी बार बताई है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। आप देखिए आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन लिक्विड अवस्था में क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है जो लोहे को भी तरल बना देती है। थर्मिट अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी का। नेक्स्ट जो है वो रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक में समीकरण संतुलित करना। कुछ लोग इसको बहुत एलेबोरेट करके बताते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। देखो दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाली बात है। आपके पास रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, दोनों को ध्यान से देखो, जैसे भी बराबर हो जाए। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, और समीकरण संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बस पहला काम आपको ये करना है समीकरण संतुलित में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ है
तो कुछ आदमी ऐसे यहाँ 2 करके कि हो गया संतुलित। तो समीकरण संतुलित में पहला काम है, जो भी अभिकारक और उत्पाद है वहां पर पहले बॉक्स बना दो, और बॉक्स के अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल है उतने ही किसके होने चाहिए, प्रोडक्ट के। आइए देखते हैं। इस समीकरण को संतुलित किया आपने, इसको बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाना क्यों ज़रूरी है आपको पता है। बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आयरन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अगर आयरन 2 है तो यहाँ पर 2 आयरन कर देते हैं। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। ऑक्सीजन 3 है तो 2। समीकरण संतुलित। फिर आप बोलेंगे तो बिल्कुल आसान है, टफ वाली। आसान टफ कुछ नहीं हो सकता, हिट एंड ट्रायल मेथड है। 100 चाबियां हैं, एक ताला है, आपकी किस्मत है। पहली चाबी लगाई, खुल गया, आपकी किस्मत है। 100वीं चाबी से खुला है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको कब आएगा, जब आप बहुत सारी समीकरण सॉल्व कर लेंगे। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो PbO और ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Pb नाइट्रोजन कितने हैं, 2। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। सपोज करो यहाँ पर Pb कितने हो गए, 1 है। मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, 2 Pb, तो यहाँ पर B 2 हो गया। वैसे सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो सबसे ज़्यादा है पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो देखिए 3 और 6 ऑक्सीजन है। इधर कितने, 3 और 2 5। उधर 5 है और इधर कितने, 6 ऑक्सीजन। इधर देखिए नाइट्रोजन कितने, 2। यहाँ पर कितना है, 1। और लेड दोनों में 1-1 है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो जो ऑक्सीजन है वो 6 हो गए। ये एक बेसिक तरीका है कि पहले उस परमाणु को बराबर कीजिए जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 थे, अब ऑक्सीजन 6 हो गए। क्लियर कट बात है। लेकिन इस चक्कर में लेड 2 हो गए, Pb 2 हो गए। तो Pb को फिर क्या कर लीजिए, मतलब आप बुद्धि जो है उसको सुलझाते जाइए, समीकरण हो जाएगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाले को, Pb 2 होने के चक्कर में क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है 2 और 4 हो गए। तो फिर नाइट्रोजन को क्या कर दो, 4 कर दो। ये देखिए 4। जैसे ही नाइट्रोजन 4 हुए, ऑक्सीजन कितने हो गए थे, 6 को 2 से गुणा किए 12, तो 4 दूने 8, 2 10 और 2 12। पूरी समीकरण क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ये है संतुलित समीकरण, हिट एंड ट्रायल मेथड। बॉक्स बना लो, सबसे ज़्यादा जो है पहले उसको सॉल्व करो, बाकी अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, बॉक्स बना लिया। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 1। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4। ये प्लस, ये थोड़ा पास में है तो यहाँ 4 लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 होने की वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूने 8। तो हाइड्रोजन को भी कितना हो गया, 4 दूने 8। उसके बाद क्या हुआ, आयरन 3 है तो इसको भी 3 कर दो। ये समीकरण संतुलित हो गई। और वैसे भी आयरन जल वाष्प से अभिक्रिया करता है और मैग्नेटाइट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बाहर निकलेगी तो ऊपर एरो आ जाएगा। ऐसे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा यहाँ पर 2 आ जाएगा और समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। ठीक है दोस्तों, समीकरण संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार अगर अपन देखें तो यौगिकों के आधार पर 4 प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार, 2, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। इलेक्ट्रॉन के लेने और देने या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेने और देने के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडक्शन, या ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडक्शन नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 3 वो, मतलब 4 अभिक्रियाएं यौगिकों के आधार पर, 3 अभिक्रियाएं ऑक्सीजन और या इलेक्ट्रॉन के लेने देने के आधार पर, और 2 अभिक्रियाएं ऊष्मा के आधार पर। 4, 3 और 2 टोटल 9 अभिक्रियाएं हो गई है। रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ प्रमाण भी होते हैं, हर रिएक्शन में आपको पता लगेंगे। अभिकारकों और उत्पाद में क्या हो, अवस्था परिवर्तन हो जाए, उनकी भौतिक और रासायनिक अवस्था चेंज हो जाए, तापमान में बदलाव हो, तापमान में परिवर्तन की वजह से ही तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं।
रंग में परिवर्तन हो जाए या कोई गैस बाहर निकल रही हो, अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो, इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होना संभावित नहीं, पूरी तरीके से निश्चित माना जाता है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में अपन ने बात कर ली है रासायनिक अभिक्रिया। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया से किसी भी तरीके का सवाल आ जाए दोस्तों, बिल्कुल आपसे आसानी से और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये इसलिए नहीं, आप कंटेंट को खुद भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा हम कोई पर्टिकुलर किसी बुक या उसके कॉपी वाइज नहीं, एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो आप बड़े ध्यान से देखें, समझें और अपनी पढ़ाई करें।